हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रॉप्स के बारे में। प्रॉप्स क्या होता है, कैसे हम उसका इस्तेमाल करते हैं। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो देखिए प्रॉप्स क्या है, ये एक प्री डिफाइंड प्रॉपर्टी है रिएक्ट जेएस में। तो ये क्यों इस्तेमाल होती है? प्रॉप्स जो है मेनली यूज होता है डेटा को रिसीव करने के लिए। अब ये डेटा कहीं से भी आ सकता है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो डेटा कंपोनेंट से आ सकता है, रिडक्स से आ सकता है, सागर से आ सकता है, थंग से आ सकता है। तो ये सब क्या है, ये अलग से लाइब्रेरीज है। मतलब इसका ये है कि कोई भी थर्ड पार्टी से डेटा रिसीव कर सकता है प्रॉप्स। और प्रॉप्स को हम जो है मेनली जो है फंक्शनल कंपोनेंट में इस्तेमाल करते हैं, जहां पर जो है हमको स्टेट से डील ना करना पड़े। तो हमको अगर स्टेट का इस्तेमाल नहीं करना है तो उस टाइम पे आप क्या करें, फंक्शनल कंपोनेंट का इस्तेमाल करें। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि कैसे प्रॉप्स काम करता है, फिर हम इसका प्रैक्टिकल देखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास दो कंपोनेंट है। देखिए एक कंपोनेंट जो है मेरे पास क्लास कंपोनेंट है जिसके अंदर जो है स्टेट है, और सेकेंड जो है वो है फंक्शनल कंपोनेंट जिसके अंदर प्रॉप्स है। तो देखिए अब जो स्टेट है वो क्या हो जाएगा, सेंडर, और प्रॉप्स क्या हो जाएगा, ये रिसीवर हो जाएगा। मतलब इसका ये है कि हम स्टेट में का डेटा जो है प्रॉप्स की मदद से दूसरे कंपोनेंट में सेंड कर सकते हैं, तो दूसरा कंपोनेंट प्रॉप्स की मदद से उसको रिसीव करेगा। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्रॉप्स क्या काम करता है। प्रॉप्स जो है डेटा को रिसीव करने का काम करता है। तो चलिए हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं। तो आप विजुअल स्टूडियो कोड में आपके रिएक्ट के प्रोजेक्ट को ओपन कर लें। तो मैं यहाँ पे एक फ्रेश प्रोजेक्ट यानी कि प्रीवियस प्रोजेक्ट में के जितने भी हमने कंपोनेंट किए थे उसको डिलीट कर दूंगा, और हम फ्रेश कंपोनेंट क्रिएट करेंगे, दोनों भी कंपोनेंट 1 एंड कंपोनेंट 2। तो चलिए आप भी विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन कर लें। तो विजुअल स्टूडियो कोड ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पर से उसका रूट कंपोनेंट यानी कि डिफॉल्ट कंपोनेंट जो था ऐप, उसको डिलीट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रेश कंपोनेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर एसआरसी पर क्लिक करें, न्यू फाइल, यहाँ पर मैं लिखूंगा स्टेट कॉम्प। याद रहे आप पहला लेटर जो है कैपिटल लिखें, यानी कि कैमल केस में लिखना है आपको। और फाइल एक्सटेंशन आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि JS या फिर JSX। तो मैं लिखूंगा JSX ताकि हमारे आईडी को समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेट कंपोनेंट को क्रिएट करेंगे। सो आई होप आपको याद होगा कैसे क्रिएट करते हैं। आपको लिखना है इंपोर्ट रिएक्ट, फिर उसके बाद में इसको इंपोर्ट करना है उसकी रिएक्ट की लाइब्रेरी में से। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, क्योंकि ये मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूंगा, नीचे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। यहाँ पे लिखा है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या है, ये क्लास कंपोनेंट है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्लास और उस क्लास का नाम। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम हमारी फाइल का नाम जो है स्टेट, आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, स्टेट कॉम। और इसके बाद में हमको क्या करना है, इसको एक्सटेंड करना है, सॉरी एक्सपोर्ट नहीं, इसको करना है हमको एक्सटेंड। कहाँ से, रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट से, रिएक्ट डॉट कॉम्पोनेंट। तो अब ये हमारा रिएक्ट जेएस का क्लास कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो याद रहे हम स्टेट ऑब्जेक्ट जो है कंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्रिएट करते हैं। तो आपने लिखना है कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। लेकिन स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमको क्या लगती है, रिएक्ट जेएस की लाइब्रेरी की परमिशन। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, स्टेट ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको लिखना है दिस डॉट स्टेट, और इस स्टेट के अंदर आप जो है ऑब्जेक्ट्स डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि आपका डेटा यहाँ पर आप स्टोर कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक की बनाऊंगा, क्योंकि की वैल्यू पेयर्स में हम यहाँ पर डेटा को सेव करते हैं। इसके बाद में मैं एक और की बनाता हूँ यहाँ पे की2। देखिए की मैं यहाँ पर अपने हिसाब से रख रहा हूँ, तो आप कोई भी नाम रख सकते हैं की के बदले XYZ, क्योंकि सिर्फ आपको समझने में आसानी हो इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐसा नेमिंग कन्वेंशन इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टेट के अंदर दो की यहाँ पर असाइन कर दी। अब हमको क्या करना है, आप जैसा कि जानते होंगे हमारे पास एक फंक्शन होता है जो कि मेन फंक्शन होता है, उसे कहते हैं रेंडर फंक्शन। अब इस रेंडर फंक्शन के अंदर जो है हम रिटर्न कराएंगे JSX को। तो इस कंपोनेंट में हमको प्रिंट नहीं कराना है, हमको क्या करना है, प्रॉप्स का इस्तेमाल करना है, जो कि प्रॉप्स का इस्तेमाल करके सेकंड कंपोनेंट पे जो है हमको वो डेटा शो करना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आप रेंडर के अंदर सिंपली अभी रिटर्न कराए खाली div को। यहाँ पे रिटर्न में मैं सिंपली ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो कि div होता है उसको प्रिंट कराऊंगा,
और साथ ही में क्या करें अब आप जो है सबसे पहले सेकंड कंपोनेंट भी क्रिएट कर लें। तो src पर जाए, न्यू फाइल, और यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ propcomp.jsx। ये लिखा मैंने। अब मैं क्या करूंगा, इसको भी कंपोनेंट बनाऊंगा। आप चाहे तो फंक्शनल कंपोनेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे क्लास कंपोनेंट ज़्यादा पसंद है, तो मैं इस वीडियो में भी जो है क्लास कंपोनेंट का इस्तेमाल करूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये यूज़ कर लिया तो परफॉर्मेंस पे इश्यू आएगा, कोई मसला नहीं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मगर क्लास कंपोनेंट आप अगर ज़्यादा यूज़ करें तो आपको क्या है, बार बार याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इसके लिए आप अलग फंक्शनल इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर क्लास इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक ही इस्तेमाल करेंगे तो आपको भी ज़्यादा आसानी होगी, मगर ये डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्लास कंपोनेंट को क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, ये लिखा मैंने। अब मैं क्या करूंगा, यहीं पे इसको एक्सपोर्ट भी कर दूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। यहाँ पे आप लिखे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट क्या, क्लास, क्योंकि क्लास कंपोनेंट है मेरा। और इसका नाम मैं सेम रखता हूँ, हमारी फाइल का नाम जो है propcomp, और इसको एक्सटेंड कराना है हमको react.component से react.component। तो यहाँ पर हमारा कंपोनेंट क्रिएट हो गया। अब आपको पता है हमारे पास मेन फंक्शन क्या होता है, रेंडर फंक्शन। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंडर, और इस रेंडर के अंदर जो है हम वैल्यूज को रिटर्न कराएंगे। यहाँ पे मैंने लिखा रिटर्न, रिटर्न के अंदर हमारे पास ब्लॉक लेवल एलिमेंट जो होता है वो होता है div। तो इस div के अंदर जो है हम स्टेट कंपोनेंट से वैल्यू को ला सकते हैं प्रॉप्स की मदद से। तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्केलेटन तैयार कर दिया। अब हमको क्या करना है, स्टेट कंपोनेंट में सबसे पहले इस propcomp को इंपोर्ट करना है। यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट, और इसका नाम मैं रखता हूँ सेम नाम propcomp फ्रॉम, इसका रिलेटिव पाथ यहाँ पर आप दे दें। तो ये इंपोर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, हमारे इस रेंडर के रिटर्न के अंदर जो है इसको रिटर्न कराएंगे, div रिटर्न नहीं कराएंगे। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको एज अ सेलेक्टर यहाँ पर रिटर्न कराएंगे। तो ये रिटर्न हो गया। अब इस सेलेक्टर के अंदर हमको क्या करना है, ये कीज को असाइन करना है। तो कैसे करते हैं हम, देखिए अब जो है पहले कोई भी एज अ एट्रीब्यूट, समझे आप, एज अ एट्रीब्यूट हम इसको पास करते हैं। तो एट्रीब्यूट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे देता हूँ डेटा वन, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, JSX की मदद से, यानी कि करली ब्रेसिस के अंदर जो है हम इस की वन को स्टोर करा देंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट की वन। अगेन हम क्या करेंगे, सेकेंड वैल्यू को भी करा देंगे। तो उसके लिए अलग से एट्रीब्यूट लिखे आप, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेटा टू। आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपको समझने में आसानी हो इसीलिए मैंने ऐसा नाम लिखा है। वापस से हम यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करेंगे, दिस डॉट स्टेट डॉट की टू। तो हमने यहाँ पे दो यहाँ पर एट्रीब्यूट दे दिए, डेटा वन डेटा टू। अब इनका इस्तेमाल करना है हमको कहाँ पर, हमारे propcomp में, ठीक है, सेकेंड वाला कंपोनेंट में, जहाँ पर हमको डेटा रिसीव करना है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक h1 ले लूंगा, और इस h1 के अंदर जो है मैं JSX एक्सप्रेशन की मदद से जो है डेटा को रिसीव करूंगा। तो कैसे करता हूँ, देखिए दिस डॉट props लिखना है आपको, props डॉट, और इसके बाद में आपको क्या करना है, इस एट्रीब्यूट का नाम, जैसे कि डेटा वन है हमारे केस में, आपने जो लिखा है वो यहाँ पर आप लिख दें। तो मैंने लिखा डेटा वन। सेम उसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक और h1 लिखता हूँ, और इसके अंदर जो है वापस से एक वैल्यू प्रिंट कराता हूँ, दिस डॉट props डॉट डेटा टू, क्योंकि दो डेटा है ना हमारे पास, यहाँ पर देखिए तो एट्रीब्यूट है डेटा वन डेटा टू, और दोनों के अंदर हमने क्या किया, की वन की टू। की वन में क्या है, डेटा कमिंग फ्रॉम स्टेट कंपोनेंट वन, स्टेट कंपोनेंट टू। तो अब क्या होगा, यहाँ पर props कंपोनेंट के अंदर जो है हम इस डेटा को यूज कर पाएंगे। स्टेट में हमारे पास डेटा है, props की मदद से हम जो है दूसरे कंपोनेंट पे इसको यूज कर रहे हैं। यहाँ पर इसको क्लोज नहीं किया। तो अब हमको क्या करना है, स्टेट कॉम को जो है हमारी मेन रजिस्ट्रेशन फाइल में इंपोर्ट करना है। तो आपको पता होगा हमारी मेन रजिस्ट्रेशन फाइल कौन सी है, वो है index.js। तो यहाँ पर हम इसको इंपोर्ट कर देंगे। तो इंपोर्ट करना बहुत सिंपल है, इंपोर्ट आप कोई भी नाम यहाँ पर दे सकते हैं, आप जो नाम देंगे वो एज अ कस्टम HTML एलिमेंट हम रेंडर के अंदर यूज करेंगे। तो मैं यहाँ पर सेम नाम देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, स्टेट कॉम फ्रॉम, इसका पाथ यहाँ पर हम दे देंगे स्टेट कॉम।
देखिए दूसरा कंपोनेंट का पाथ हमको देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने क्या किया है, स्टेट कॉम में इसको ऑलरेडी डिफाइन कर दिया और यहाँ पर एज अ सेलेक्टर उसको यूज कर लिया है, तो हमको मेन फाइल में उसको देने की जरूरत नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो है उसको पास करा देता हूँ हमारे स्टेट कंपोनेंट को। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा स्टेट कॉम और सेल्फ क्लोजिंग टैग है ये, यहाँ पर इसको सेव कर दूंगा। सेव ऑल करके इसको बैकग्राउंड में रन करा दूंगा। तो यहाँ पर मैं सेव ऑल करता हूँ और साथ ही में मेरे पास ये लाइव है, मतलब ये मैंने यार्न स्टार्ट की मदद से जो है ऑन रखा है सर्वर, तो ये मुझे आउटपुट देगा लोकल होस्ट 3000 पर। तो चलिए चलता हूँ मैं ब्राउजर पर। तो देखिए यहाँ पर हमको आउटपुट आ गया, डेटा कमिंग फ्रॉम स्टेट कंपोनेंट टू सॉरी यहाँ पर कुछ मैंने टू कर दिया क्या? अच्छा, हमने की वन को मतलब यहाँ पर बराबर से नहीं दिया। देखिए दोनों में हमने की टू कर दिया ना, इसको की वन कर देता हूँ यहाँ पर की वन, ये वाला की वन और ये की टू, ये की टू। इसको सेव करता हूँ, वापस से कंपाइल होगा। चलते ब्राउजर पर, देखिए आ गया हमारा आउटपुट। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे डेटा को जो है सेंड किया। स्टेट की मदद से डेटा को होल्ड करते हैं और प्रॉप्स की मदद से डेटा को रिसीव करते हैं। तो ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, आप इसकी 1 से 2 बार प्रैक्टिस करें। नहीं समझ में आता तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा और अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर दूंगा आपके लिए।